हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसमें जो लास्ट बेसिस था कि ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग हम कॉस्ट को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देख रखा था कि मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हमारी जो कॉस्ट है उसको हमने 10 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ था, राइट। बाकी जो 6 बेसिस हैं उनके बेसिस पे जितने भी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम एक-एक करके इन सारे कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। इट मीन्स ये है कि ये वो कॉस्ट होंगे जिनका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे क्या है। मतलब वो रिलेवेंट है उनके लिए या इर्रेलेवेंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बेसिस पे इन कॉस्ट को डिटरमाइन किया गया है। सो फर्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, वो टोटल होता है वेरिएबल कॉस्ट का। अब वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होने का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो भी प्राइम कॉस्ट है और जितने भी वेरिएबल ओवरहेड हैं दोनों को ऐड कर लीजिए। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ओवरहेड क्या होता है, सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल इनडायरेक्ट जितने भी नेचर के खर्चे हैं उनको, इन सबको ऐड कर लेते तो हमारा क्या आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक। अब ये होता क्या है मार्जिनल कॉस्ट? तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम अपने जो भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसमें हमने एक भी एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज़ करी, मतलब एक यूनिट से अगर हमने अपने आउटपुट को, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, जो चेंज आएगा दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। इट मीन्स क्या कि एडिशनल कॉस्ट, अगर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की, एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया है, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोड्यूस करने की वजह से हमें हमारी टोटल कॉस्ट में एडिशनली कितनी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, तो वो जो एडिशनल कॉस्ट होगी ना, वो हमारी क्या बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है? मतलब बेसिकली एक यूनिट की वजह से क्या चेंज आया आपके टोटल कॉस्ट में, कितनी इंक्रीज़ करी आपकी टोटल कॉस्ट, वो आपका क्या बनता है, मार्जिनल कॉस्ट बनता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डिस्क्रिशनरी या मैनेज्ड कॉस्ट होता है। अब डिस्क्रिशनरी या मैनेज कॉस्ट का मतलब होता है कि ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जिसमें हम जो इनपुट और आउटपुट है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक रिलेशनशिप सेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने मटेरियल लगाया, मतलब अगर हमने बहुत सारे क्लॉथ बनाने हैं, अगर हमको ड्रेसेस बनानी है बहुत सारे, तो उसके लिए अगर हमने क्लॉथ लगाया है ढेर सारा, तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो जाएगा। या अगर हमें फर्नीचर बनाना है, हमने बहुत सारा वुड लिया है, तो हम उस वुड के बेसिस पे ज़्यादा फर्नीचर बना सकते हैं। मतलब यहाँ रिलेशनशिप दिख रही है ना, कि ये रहा इनपुट हमारा और ये रहा हमारा आउटपुट। लेकिन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहाँ पे हम ये इनपुट आउटपुट का रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा सकते, कोई सेट रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया या हमने एडवर्टीजमेंट किया, इतना एडवर्टीजमेंट किया, इसकी वजह से इतना आउटपुट बढ़ गया, ऐसा हम नहीं कह सकते ना। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इनपुट हमने कितना डाला, मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह हमने कितना इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज किया, ये इनके बीच में हम इन कॉस्ट की वजह से कोई रिलेशन देख नहीं पाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, डिस्क्रिशनरी या मैनेज्ड कॉस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? मतलब ये हो गया कि इनका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता आपके प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस पे। जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होते हैं वो कोई इम्पैक्ट, मतलब ऐसा आप देख के उनको नहीं समझ सकते कि इसी की वजह से हमारी प्रॉफिट बिजनेस की बढ़ी है या इसी की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट देखना मुश्किल होता है। तो इस तरह के खर्चों को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहते हैं या मैनेज्ड कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट होता है कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो आप कर रहे हैं, अगर हमने उसमें कोई चेंज किया तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट में क्या चेंज आया। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी में जितना भी चेंज किया उसकी वजह से हमारी कॉस्ट में जितना भी चेंज आया, तो वो जो एक्स्ट्रा जो चेंज आया ना, वो डिफरेंस अमाउंट ही हमारा क्या बन जाता है, डिफरेंशियल कॉस्ट बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर हमने अपने आउटपुट को 100 यूनिट से 110 यूनिट्स कर दिया, मतलब हमने पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करना था, अब 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 110 यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से जो 10 एक्स्ट्रा यूनिट हमने प्रोड्यूस की, उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 10 लाख से कितनी हो गई, 11 लाख हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख पड़ा ना, वो हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया। 10 से 11 लाख क्यों गया, क्योंकि 1 लाख हमने, हमारा क्या हुआ, हमने 10 यूनिट्स को बढ़ाई, इसलिए हमारा 1 लाख एक्स्ट्रा गया। तो दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। अब ये डिफरेंशियल कॉस्ट में ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है कि बढ़ गई, तो अगर हमने 100 की जगह 90 यूनिट्स प्रोड्यूस की होती तो फिर कॉस्ट भी
कम हो जाती। तो मतलब डिफरेंस अमाउंट हम देखेंगे कि अगर हमने अपने आउटपुट में, लेवल ऑफ एक्टिविटी में कोई चेंज किया, अब हम चेंज बढ़ते हुए कर रहे हैं या घटते हुए कर रहे हैं, डजंट मैटर। अगर हमने कोई चेंज किया तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट में कितना चेंज आया, तो जो भी चेंज का डिफरेंस अमाउंट है दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। क्लियर है? वहीं जब हम बात मार्जिनल कॉस्ट की कर रहे थे तो ध्यान रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक यूनिट की बात करता है कि अगर आपने प्रोडक्शन में सिर्फ एक यूनिट इंक्रीज किया तो उस एक यूनिट की वजह से आपके टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएशन आ गया। क्लियर है? कि मतलब एक एडिशनल यूनिट डालने से एडिशनल कॉस्ट क्या इंक्रीज हुई आपकी, वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। और डिफरेंस मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब कि डिफरेंस अगर चेंज किया आउटपुट को तो फिर हमारी कॉस्ट में भी कितना चेंज आ गया, जो डिफरेंस अमाउंट होगा दैट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए नाम से क्या क्लियर हो रहा है, अपॉर्चुनिटी। जैसे सपोज करिए कि बीइंग एन आपको एम्प्लॉय, मतलब बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आपने एक जॉब छोड़ना है, आपको आपने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया और आपके पास 2 ऑफर लेटर आ गए। क्लियर है? अब आपके पास जब 2 ऑफर लेटर है तो आप चूज़ तो कोई एक करेंगे, मतलब इस जॉब को ले या इस जॉब को ले, कोई एक ही जॉब लेनी होगी। तो जब आप एक कोई जॉब को चूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने एक जॉब छोड़ दी, है ना? उस जॉब दूसरी वाली जॉब से जो भी बेनिफिट होता अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहली वाली जॉब को ऑप्ट कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हो गया कि आपने जो चीज़ छोड़ दी है ना? आपने जो दूसरी वाली आपका जो ऑफ़र था, आपने जो उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़ने की वजह से जो बेनिफिट आपको हो सकता था, वो बेनिफिट ही आपकी क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। तो इट मीन्स व्हाट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वो उस अल्टरनेटिव की वैल्यू होती है जो आपने अडॉप्ट नहीं की। मतलब आपने एक अल्टरनेटिव को ऑप्ट कर लिया और उसको ऑप्ट करने की वजह से जो बाकी छूट गए ना, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अल्टरनेटिव दैट वाज फॉरगॉन। मतलब ये क्या है कि जो अल्टरनेटिव आपसे छूट चुका है, जो अल्टरनेटिव आपने ऑप्ट नहीं किया, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, उससे कितना मिल सकता था। एक जॉब से आपको 60,000 मिल रहा है, दूसरी जॉब से आपको 50,000 मिलता है। तो अगर आपने 60,000 वाली जॉब ले ली तो 50,000 तो आपसे छूट गया ना। तो जो वो उससे होने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने छोड़ दिया है। ठीक? तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बिज़नेस में बात करते हैं, तो वहाँ पे कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो हमने छोड़ा वो भी मेरा ही तो था, अगर हम ऐसा ना करते तो हमें ये मिल जाता। तो ये हमेशा उस कॉस्ट को अपना खर्चा बना के दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि अगर आपकी कोई अपनी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग है और आप कोई प्रोजेक्ट लाने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम अपनी ही बिल्डिंग का यूज़ करेंगे। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपनी ही बिल्डिंग का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अगर आप इस बिल्डिंग का यूज़ ना करते अपने प्रोजेक्ट में, तो आप इसको रेंट पे उठाते तो आपको रेंट रिसीव होता। जो आप अपनी बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से जो रेंट आपको नहीं मिलेगा, वो आपका क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो बेनिफिट आपने छोड़ दिया, है ना? जो अल्टरनेटिव आपने ऑप्ट नहीं किया, उससे जो भी बेनिफिट मिलता, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रिलेवेंट कॉस्ट। तो रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट एक साथ ही आता है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले ये समझ लेते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब कि कोई ऐसा खर्चा जो कोई स्पेसिफिक पर्पज़ या सिचुएशन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? डिसीज़न लेने में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो जो भी कॉस्ट डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में कंसीडर की जाएगी, जिस भी कॉस्ट को हम ध्यान रखेंगे, इसके बेसिस पे अपना डिसीज़न लेंगे, तो वो सारी की सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी? रिलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। क्लियर है? वहीं पे वो कॉस्ट जो डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं करती हैं, तो उनको हम कहते हैं इररिलेवेंट कॉज। जैसे पोस्टमार्टम या हिस्टोरिकल कॉज क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी हुई कॉस्ट है, तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन आप लेंगे। तो इस तरह की कॉस्ट को हम इररिलेवेंट कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई कॉस्ट हम स्पेसिफिक इसलिए नहीं करते रिलेवेंट कॉस्ट में, क्योंकि एक सिचुएशन के लिए अगर वो रिलेवेंट है तो हो सकता है वो किसी और सिचुएशन में इररिलेवेंट बन जाए। तो रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट जो होती है, ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि किस तरह की सिचुएशन में मैनेजमेंट कौन सा डिसीजन लेने जा रही है। तो उसी के हिसाब से वो कॉस्ट का क्राइटेरिया बदल जाता है कि ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी डिसीजन लेने में, ये कॉस्ट इस डिसीजन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो उसके बेसिस पे हम इसको रिलेवेंट या इररिलेवेंट कहते हैं। क्लियर है? तो जो डिसीजन लेने में हेल्प करने वाली है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो रिलेवेंट बनेगी, जो नहीं है तो वो इररिलेवेंट बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट। देखिए इम्प्यूटेड का मतलब ये समझिएगा
कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो रियल नोशनल मतलब नोशन है, मतलब नोशनल है वो, मतलब रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती है। तो इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट को सिंपली समझिएगा कि एक ऐसा खर्चा जो रियलिटी में खर्चा है ही नहीं है, जो हो ही नहीं रहा है और आप उसको खर्चा मान रहे हो। तो बेसिकली इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? हाइपोथेटिकल या नोशनल कॉस्ट, मानी गई, एज्यूम की गई खर्चे हैं। एक्चुअली कोई खर्चा है क्या? नहीं, कोई खर्चा नहीं है। कोई कैश जाएगा आपकी पॉकेट से? नहीं, कोई कैश नहीं जाने, कैश का कोई आउटले नहीं है, मतलब कैश कहीं से भी जाने वाली नहीं, खर्चा होने वाली नहीं है। फिर हम इसको क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये इस कॉस्ट को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेने वाले हैं। तो इस तरह के खर्चों को हम इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह हो गया। आप सिंपली समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या हुआ, हमें डिसीजन लेना है, तो अब हम जितना रेंट हमसे छूट गया, हमारी बिल्डिंग का जितना रेंट हमसे छूट गया, हम उसको नहीं रिसीव कर सकते। अब हम सोचेंगे कि उतना हम रिकवर कर लें, उसको हम कॉस्ट बना लेंगे अपनी, कि ये रेंट भी तो हमसे चला गया, तो ये रेंट हमारा खर्चा बन गया अब, तो उसको हम खर्चे में कंसीडर करने लगेंगे। तो ये क्या हो गया? ये इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट, रियलिटी में वो कॉस्ट है ही नहीं है, फिर भी आप कॉस्ट मान रहे हैं। तो इसके लिए जो है आईसीएमए ने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि द वैल्यू ऑफ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड। तो मतलब जहाँ रियल में कोई खर्चा हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली कोई खर्चा है ही नहीं है, उसका बेनिफिट उठाना ही क्या कहलाएगी? नोशनल कॉस्ट कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि रेंट तो आपको रिसीव होने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि रेंट रिसीव होता है, वो बेनिफिट आपको मिल सकता है, उसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं, उसको खर्चा दिखा के आप उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं, तो वो क्या हो गया? आपका नोशनल कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए भी अगर देखिए, तो जैसे ओन बिल्डिंग पे आप रेंट चार्ज कर रहे हैं, कि अगर हमारी बिल्डिंग नहीं होती तो हमको रेंट पे करना पड़ता। अब हमारी बिल्डिंग, तो हम ये मानेंगे कि हम भी रेंट पे ही कर रहे हैं, तो रेंट को आपने क्या दिखा दिया? एक्सपेंस दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया। तो ये क्या हो गया? इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट हो गया। ये इसी तरीके से हम समझिए कि कोई कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, और अगर आपने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पर आप ये मानते हैं कि अगर ये कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट ना होता तो हम उसे कहीं और इन्वेस्ट करते और उससे हम 7% 8% का रिटर्न कमाते। ये जो इंटरेस्ट हम अर्न करते वो मेरा चला गया, तो अब वो क्या हो गया? मेरे लिए उतना इंटरेस्ट अमाउंट नोशनल कॉस्ट बन गया, वो मेरा खर्चा बन गया। तो बेसिकली इसीलिए ऐसे मैंने क्या कहा कि जो कॉस्ट एक्चुअली है ही नहीं, पर उसका भी खर्चा बना के फ़ायदा उठाना, वो क्या कहलाएगा? आपका इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट कहलाती है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इम्प्यूटेड का एक चीज़ और समझिएगा, इस तरह के खर्चों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते, इसीलिए एक तरीके से इसको इम्प्यूटेड भी कहा जाता है, इम्प्यूटेड कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं, संक कॉस्ट। अब देखिए, संक कॉस्ट का मतलब बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉस्ट की तरह समझिए कि ये कॉस्ट जो है इनकर्ड हो गई है और अब इसको बिल्कुल भी रिकवर नहीं किया जा सकता। आप अपने डिसीजन को चेंज कर दीजिए, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगना था वो लग गया है, अब उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दीजिए, फिर भी अब इस खर्चे को आप रिकवर नहीं, संक में चला गया, खत्म ही हो गया वो। मतलब ऐसा खर्चा जो एक बार लग गया तो अब उसको वापस से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के खर्चों को क्या कोई रिलेवेंसी बनेगी डिसीजन लेने में? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं। जैसे कोई एसेट्स है, अब आपको रिप्लेस करना है या कुछ भी, तो जो डिप्रिसिएशन आपने किया उसको राइट ऑफ कराना, तो बेसिकली क्या है? जो हो गया सो हो गया, तो वो संक कॉस्ट बन जाती है। क्लियर है? मतलब आप कुछ भी करके अब आपका जो फ्यूचर डिसीजन है वो, उसकी वजह से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। एक बार जो खर्चा आप कर चुके हो, फ्यूचर में आप कोई भी डिसीजन ले लीजिए, कोई भी चेंजेस कर दीजिए, पर आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज योर संक कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होती है? तो देखिए, आउट ऑफ पॉकेट मतलब पॉकेट से जाना है ना, पॉकेट के बाहर की चीज़। तो बेसिकली ये वो कॉस्ट होती है जिसमें मैनेजरियल डिसीजन की वजह से कैश का आउटले होने वाला है, मतलब मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी उसकी वजह से कैश का खर्चा होगा। क्लियर है? तो इस तरह के खर्चों को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मतलब ये एक तरीके से पोटेंशियल फ्यूचर कैश आउटले है, मतलब फ्यूचर में क्या खर्च कैश जा सकती है, कितना कैश खर्चा हो सकता है, ये उसका एक इमेजिनेशन है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन किया कि वो करे या ना करे। पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन अगर वो करे या ना करे, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि खर्चा कैश जाएगा या नहीं जाएगा। तो उस तरह के खर्चों को हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। अब इस तरह के खर्चे मैनेजरल डिसीजन में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मेक और बाय डिसीजन, मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बनाएं या आउटसोर्स कर लें, या इस चीज़ की कोई प्रोडक्ट के लिए कोई टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी को हम अपने यहाँ ही फ्रेम करवाएं या हम इसको बाहर से आउटसोर्स करवा लें। तो मेक करें, बनाएं या बाय करें, बाहर से खरीद लें। तो ये जो डिसीजन वो लेगी, उस डिसीजन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कैश का खर्चा कितना होगा या क्या नहीं होगा। तो इस तरह के खर्चों को हम आउट ऑफ पॉकेट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। देखिए नाम से भी क्लियर है कि जो नॉर्मल खर्चा है और जो एबनॉर्मल खर्चा है, मतलब नॉर्मल का क्या मतलब हो गया, जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे, नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्किंग में, एक्टिविटी में आपको लगता है कि ये खर्चा होगा ही होगा, ये खर्चा इनकर्ड होता ही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। मतलब जो प्रिडिक्टेबल है, जो रेगुलर है, होता ही होता है। आपको पता है कि अगर आप कोई सामान बना रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल चाहिए ही, तो मटेरियल का खर्चा क्या हो गया, ये प्रिडिक्टेबल खर्चा हो गया, ये रेगुलर खर्चा हो गया, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। वहीं पे एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होगी, जो अनयूजुअल हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, इररेगुलर हो। आपको पता था कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इससे बनता है, ठीक है, और इतने मटेरियल से इतना प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, जनरली हमेशा हमेशा आपका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, आपने जिस लेबर को हायर किया उसको आता ही नहीं था उसे बनाना के लिए, उसने बताया नहीं, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका वेस्टेज बढ़ गया। तो एक तो नॉर्मल वेस्टेज हो गया, जितना आप एज्यूम करते कि इतना अगर बनेगा तो 2-4 पीस खराब ही होंगे, पर एक हो गया कि 2-4 पीस नहीं, 20-20, 25-25 पीस खराब होने लग गए। तो ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। जितना आपने प्रोडक्ट ही नहीं किया था, जो अनयूजुअल हो, जो यूजुअल नहीं, जो नॉर्मल नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या हो गया हमारा, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो कि लास्ट है हमारा सबसे। तो इसमें क्या हो गया, कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब हो गया जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मैनेजरल डिसीजन या मैनेजरल सुपरविजन के थ्रू जिस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट। वहीं पे नॉन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल क्या हो जाएगी, कि कितना भी आप सुपरविजन कर लीजिए, कोई भी मैनेजरल डिसीजन लगा दीजिए, इस तरह के खर्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो उसको हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हम किस तरह से कॉस्ट को बाइफरकेट करते हैं, और इसमें से कुछ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट। इनको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में करके पूछ लिया जाता है। मार्जिनल हो गया, डिफरेंशियल हो गया, डिस्क्रिमिनेशनरी हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, या संक कॉस्ट हो गया, नोशनल कॉस्ट हो गया। ये सारे वो कॉस्ट हैं जो बहुत ईजिली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।